हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा। जनरल इंग्लिश के 20 सवाल इस वीडियो में कंप्लीट करवाए जाएंगे सॉल्यूशन डिटेल के साथ, जो आपका जो है 2023 में प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन आपको 2024 के इंग्लिश के पेपर में देख सकते हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं साथ मिलकर। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आगे तैयारी से करने के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन का। तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। आपको खाली जगह दिया गया है, उसमें आपको चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन चुनकर इसमें भरना है। यहाँ पर बोल रहा है देयर इज अ ब्रिज, एक ब्रिज है। ठीक है, यहाँ एक ब्रिज है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सवाल का हिंदी निकल के। डैश द रिवर, ये जो ब्रिज है किस पर है? रिवर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? ठीक है, तो देखिए बिटवीन तो होगा नहीं, क्योंकि बिटवीन जो है दो व्यक्ति या दो पर्सन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज होता है। मैं आपको लिखते भी चलूँगा, तो इससे आपका क्या होगा, चारों ऑप्शन आपको मैं डिटेल कर दूंगा, डिटेल में सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आपको और ऑप्शन तैयार हो जाएगा। एभव किस पे लगता है? तो एभव जो है आपका हॉरिजेंटल लेवल के लिए लगता है। लेवल मतलब समझे, जैसे आपका ज़मीन फर्श होता है उस तरह के लेवल के लिए होता है। तो यहाँ तो ब्रिज है रिवर पर है, तो रिवर पर लेवल में बात तो नहीं होगा, एभव नहीं होगा। ठीक है, और ओवर क्या होता है? ये आपका होता है वर्टिकल हाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, वर्टिकल हाइट के लिए यूज होता है ये। तो ओवर भी नहीं हो सकता, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, ये भी नहीं हो सकता। क्रॉस क्या होता है ना, इस बिंदु से इस बिंदु जो हम लोग जाते हैं ऐसे कंप्लीट करके, ए मान लीजिए ए से बी जो जाते हैं उसी को बोलते हैं। तो हमारा ब्रिज क्या होता है? एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का ही तो रास्ता होता है ना, किसके बीच में? रिवर के बीच में। तो इसलिए देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर हमारा क्या आंसर बनाएगा? अक्रॉस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या राइट है यहाँ पर? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको सेंटेंस को कैसा बनाना है? कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए यहाँ पर वी गेट टायर्ड व्हेन वी डैश गेट इनफ स्लीप। क्या बोलता है? वी गेट टायर्ड व्हेन, मतलब हम बहुत थक जाते हैं, हम बहुत थक गए हैं जब, व्हेन वी गेट इनफ स्लीप मतलब हम बहुत थक गए हैं जब वी गेट इनफ स्लीप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये निकल रहा है आपका कि एक शर्त, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है? एक शर्तदार वाक्य है, मतलब शर्त वाला वाक्य है। तो हम लोग थक जाते हैं कि पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, मतलब हम लोग जब पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, यही बोलना चाह रहा है। तो वी गेट टायर्ड व्हेन वी गेट इनफ स्लीप, मतलब हम लोग थक जाते हैं जब हम लोग पर्याप्त, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, स्लीप मतलब तो सोना। जब हम लोग पर्याप्त नहीं सोते तो हम लोग कैसा महसूस करते हैं? थके थके नहीं महसूस करते हैं। तो ये इस सेंटेंस का भाव कैसा आ रहा है? हैबिचुअल ट्रूथ आ रहा है ना, ऑप्शन का कैसा भाव आ रहा है? हैबिचुअल ट्रूथ
सही बात है कि हम लोग जब पूरी अच्छी तरह से नींद नहीं लेते तो हम लोग थक जाते हैं। तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ या स्वाभाविक बात है ना, स्वाभाविक बात है। अस्वाभाविक बात के लिए हम लोग बचपन से टेंस पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टेंस यूज करते हैं स्वाभाविक बात को इंडिकेट करने के लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या इसी को बोलते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे। इस टेंस से हम किसको इंडिकेट करते हैं? हैबिचुअल ट्रूथ को। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा वो भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हैड नॉट, हैड किसके लिए होता है? ये तो पास्ट होता है, तो ये ऑप्शन डी खत्म हो गया। हैव किसके लिए होता है? परफेक्ट के लिए होता है, ऑप्शन सी भी खत्म। वुड नॉट, ये भी हमको लग रहा है कि मॉडल वर्ब है जो पास्ट में इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी खत्म। एक डू नॉट या एक डू या डज, ये आपका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर तो हमको वही ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन आपका राइट कौन हो जाएगा? ऑप्शन डू नॉट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्त, क्योंकि आपको मैं यहाँ पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझने के लिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए तो पेशेंस बनाकर वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए काम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। यहाँ पर सवाल जो है आपको इडियम फ्रेज का दिया हुआ है। ठीक है, तो इडियम फ्रेज का सवाल है, तो इसका तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा इसमें समझना है। अगर आपको याद है तो टिक करो, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? लिखित रूप से। इसका हिंदी आप निकालोगे ना तो इसका होता है लिखित रूप में। लिखित रूप में जब आप किसी को कोई भी चीज़ देते हो तो उसको बोलते हैं, इडियम और फ्रेज में बोलते हैं, मुहावरा जिस तरह से बोलते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट। तो इनका मतलब क्या होगा? इन रिटर्न फॉर्म। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इन रिटर्न फॉर्म, लिखित रूप में। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 क्या है? ये क्वेश्चन 4 है, फिल अप द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए नोबडी डैश द फैक्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है फैक्ट से, मतलब फैक्ट्स मतलब क्या हो सकता है? मतलब कोई भी न्यूज़ हो सकता है, कोई भी खबर हो सकता है, उससे वो क्या है? नहीं जानता उस चीज़ को। तो नोबडी डैश द फैक्ट, कोई मतलब कोई व्यक्ति जो फैक्ट का मतलब होता है कि, नहीं समझ रहे हैं, कोई भी न्यूज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, उससे अवगत नहीं है, इस तरह का यहाँ पर भाव निकल रहा है। तो नोबडी, यहाँ पर जो नोबडी है ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए ये एक तरह का तो क्या है? सेंटेंस ही तो है, सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सेंटेंस में लिखने के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी चाहिए, वो बात की बात है। तो सब्जेक्ट वर्ब तो चाहिए ही एक सेंटेंस लिखने के लिए। तो यहाँ नो बॉडी जो है ना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट में कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब भी चाहिए। तो ये सब आपका वर्ब, यहाँ पर कौन भराएगा? एक वर्ब भराएगा। तो देखिए नोइंग, नोइंग हमारा जीरेंड होता है। ठीक है, जो नाउन के तरह काम करता है। तो यहाँ तो हमको नाउन चाहिए नहीं, तो ये ख़त्म हो गया। नोन, ये क्या है? नोन, ये आपका V1 V2 V3 है। तो नोन, तो यहाँ पर तो क्या है? यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होता है? सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब के क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब कब होता है? जब उसमें एस या ई एस लग जाता है।
तब होता है, मतलब V5 चाहिए सिंगुलर बनाने के लिए। तो ये तो V2 हो गया पास्ट, ये नहीं होगा। ये V3 हो गया परफेक्ट, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा नॉन का, ये तो नॉन अपना जो V1 के फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसका जो है सिंगुलर क्या होगा, इसका सिंगुलर क्या होगा, नोज होगा, ठीक है ना। SES लगा के V1 में, देखिए V1 में जब वर्ब अपने मूल रूप में होता है तो वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर उसमें S या ES लगा दे तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आपका सही आंसर क्या, ऑप्शन ए है, ठीक है, नोज है, ठीक है। यहाँ नोन नहीं होगा, बता दिया मैंने। और ये भी, ये क्या है, नो अपने आप में V1 है जो प्लूरल फॉर्म में है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, कि NOWS वाला हो जाएगा, नोज, ठीक है। समझ में, मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन, मतलब आपको यहाँ पर सही पंचुएशन मार्क्स बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, नन ऑफ द एबव, ये तो नहीं लग रहा है। ही क्राइड, अच्छा ही क्राइड, क्वेश्चन मार्क के लिए तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वाला वर्ड भी रहना चाहिए, तो ये भी गलत ही लग रहा है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी गलत है। ही क्राइड, अब जो ऑप्शन अलग बचा, तो दो स्वतंत्र वाक्य को हम क्या किससे जोड़ते हैं, सेमी कॉलम्स का प्रयोग करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलोन बोलते हैं। और सेमी कॉलोन का यूज क्या करते हैं हम, दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने में यूज करते थे। ही क्राइड, हेल्प हेल्प, और ये किसका सिंबल है, ये आपका है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो सही है, दो स्वतंत्र वाक्य है और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, सेमी कॉलम से ही जुड़ता है तो सही है। और हेल्प हेल्प के साथ एक्सप्लेनेशन है कि ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है आपको, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो ये आपका सवाल ये है कि समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में सिर्फ दो बात का, मतलब दो बात ज़रूरी होता है। एक क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, यही होता है। और दूसरा बात है कि इसमें जो है टेंस जो है, नो टेंस चेंज, मतलब टेंस चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नो टेंस चेंज मतलब टेंस का कोई इसमें चेंज नहीं होता है। पैसिव से, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि समबडी हैज़ स्टॉलन हिज पर्स, ठीक है, मतलब कुछ व्यक्ति जो है हैज़ स्टॉलन हिज पर्स। अच्छा, हैज़ स्टॉलन से आप क्या पकड़ रहे हैं, ये किस टेंस में है, तो हैज़ स्टॉलन से हम पकड़ रहे हैं, थोड़ा मैं इरेज कर लूँ। देखिए यहाँ पर हैज़ स्टोलन से ये बात आ रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मतलब ये एक्टिव, ये है आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ एक्टिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे किस में बनेगा, क्या बोले कि टेंस चेंज नहीं होगा, तो पैसिव वॉइस का भी जो टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, परफेक्ट टेंस ही रहेगा। किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस परफेक्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस का भी टेंस क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, समझे। तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा, बाय के साथ प्लस V3 लगता है, ये नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है,
यहाँ पर हीज स्टोलन हीज पर्स, यहाँ पर उसका ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए हीज पर्स हीज पर्स हीज पर्स इस पर चारों में है, तो ये तो सही है। अब देखिए मैंने बोला था कि परफेक्ट, अगर परफेक्ट टेंस में है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा, परफेक्ट टेंस में, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत। वाज पास्ट हो गया, ये भी गलत। हैड, ये भी गलत। तो हमारा जो बचा वो ऑप्शन हो गया। और देखिए हैज़ बीन स्टोलन, ये आपका किस में है, परफेक्ट टेंस में भी, परफेक्ट टेंस में ही है। तो आप समझे, ये आपका ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। पिक आउट द नॉन इन्फिनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको क्या पता करना है, नॉन इन्फिनाइट वर्ब या वर्ब्स आपको इसमें से चूज करना है। तो नॉन इन्फिनाइट वर्ब चूज करना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनाइट वर्ब, ठीक है। तो नॉन इन्फिनाइट वर्ब आपको खोजना है, जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, द एबिलिटी टू लाफ इज पेक्यूलियर टू मैनकाइंड, ठीक है। तो इसका क्या करना है, नॉन इन्फिनाइट वर्ब इसमें कहाँ छुपा हुआ वो आपको खोजना है। तो पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम कि नॉन फिनाइट वर्ब होता क्या है। तो वैसा वर्ब होता है जिस पे क्या हो, वैसा वर्ब होता है जिस पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट ना हो। सेंटेंस में एक ऐसा वर्ब होता है, मतलब नॉन इन्फिनाइट वर्ब उसको कहते हैं जिस पे सब्जेक्ट का कोई इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, इफ़ेक्ट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फिनाइट वर्ब बोलते हैं। मैंने आपको आसान शब्दों में सिखाने का प्रयास किया है कि नॉन फिनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, जिस पे सब्जेक्ट का कोई इफ़ेक्ट ना हो, उसे बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। तो देखिए नॉन फिनाइट वर्ब जो है 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके जीरेंड, एक होते हैं इन्फिनिटिव, और एक होते हैं आपके पार्टिसिपल, ठीक है। इसको डिटेल में अभी आपको जानने की ज़रूरी नहीं है। तो आपको जीरेंड भी नाउन की तरह काम करता है, इन्फिनिटिव भी नाउन की तरह काम करता है, और पार्टिसिपल आपको एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या है, सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखिए अच्छा ये भी जीरेंड भी नॉन इन्फिनाइट वर्ब होता है, इन्फिनिटिव भी नॉन इन्फिनाइट वर्ब होता है। तो इन्फिनिटिव का पहचान क्या है, 2 + V1, ठीक है। तो ये इसका पहचान। तो यहाँ पर जो है ना आपका वही छुपा हुआ है, द एबिलिटी टू लाफ इज, ये सब क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन क्या होता है, देखिए ये सब जो होता है नाउन का जो नॉन इन्फिनिटिव वर्ब होता है वो जीरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, ये सब किसके लिए काम कर सकता है, एज ए नाउन काम करता है। और नाउन कौन होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं ये कहाँ छुपा होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। द एबिलिटी टू लाफ इज पेक्युलर टू मैनकाइंड, इज हमारा यहाँ पर दिख रहा है क्या, वर्ब। तो वर्ब के आगे ही हमारा होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, टू लाफ है ना, टू लाफ। तो टू लाफ हमारा सब्जेक्ट, और टू के साथ लाफ हम क्या बोले कि इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव हमारा क्या होता है, नॉन इन्फिनाइट वर्ब होता है। तो हमारा इसका मतलब ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, सी, ठीक है, समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस इज यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आप यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंस मतलब जो ग्रामेटिकली आज़ाद ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, ऐसा सेंटेंस में कौन सा इस चारों में से आप ऑप्शन में यूज करते हैं। तो कौन सा करते हैं, कॉमा करते हैं, कॉलन करते हैं, हाइपन करते हैं, या सेमी कॉलन करते हैं, बताइए। तो आपको होगा यहाँ पर कॉलन यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कॉलन यूज करते हैं। अब आ गए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 की 9, 8 है, 9 कहाँ चला गया, अच्छा सॉरी ये 9 नंबर क्वेश्चन होगा।
ये आप कर लेना इसको 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस, आपको टेंस पहचानना है, ठीक है। यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ये जो आपको नीचे सेंटेंस दिया हुआ है काले इंक में, उसमें आपको टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो पढ़िए। व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। क्या हुआ, ये तो वही बात है ना कि व्हेन आई रीच द बुक स्टोर, यहाँ रीच है मतलब V2 है, इसका मतलब पास्ट है ना। इस बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, और यहाँ पर देखिए क्या है, हैड बीन है, इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, जैसे मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गया, उसी पे है ये वाला, है ना। तो ये किसको इंडिकेट करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है, जिसमें 2 काम होता है, एक के बाद एक खत्म हुआ उसके तुरंत एक बाद होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट तो नहीं है, सिंपल पास्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ ऑप्शन सी राइट है, प्रेजेंट ये नहीं है। समझ गए, टेंस पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। तो नरेशन आ गया, ठीक है। डिड यू सी डैट रेड कार। अच्छा, टेंस के बारे में थोड़ा नरेशन के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। नरेशन में याद रखना, टेंस का चेंज होता है, वॉइस में नहीं होता है टेंस का चेंज, लेकिन टेंस में, नरेशन में टेंस का चेंज होता है, ठीक है। और ठीक है, इतना खाली ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, हो जाएगा। तो देखो, डिड यू सी डैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड। इधर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, इधर क्या है आपका रिपोर्टिंग, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ये इधर रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है ना। तो अब इसको बदला है, तो माई ब्रदर, ये आपका डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो माई ब्रदर यहाँ से उठाया, आस्क्ड, माई ब्रदर आस्क्ड के साथ हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो माई ब्रदर आस्क्ड आगे से पता चलेगा, तो माई ब्रदर आस्क्ड। और टेंस क्या चेंज होगा, हाँ टेंस चेंज होगा, तो टेंस चेंज होगा क्योंकि ये माई ब्रदर आस्क्ड है, V2 है, तो हमारा टेंस भी चेंज होगा। तो माई ब्रदर आस्क्ड, टेंस से पता कर लेते हैं। यहाँ पर डिड यू सी है, डिड यू सी का मतलब क्या है, पास्ट में है ना। डिड यू सी पास्ट में है, तो पास्ट में है तो इसका पास्ट से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हैड में होगा। तो ये क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो होगा नहीं, ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो होगा नहीं, ठीक है, प्रेजेंट में तो होगा नहीं। तो और ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए डिड है पास्ट, तो पास्ट में ही ना जाएगा, टेंस पास्ट में बदलेगा। तो हैव और हैज़ वाला प्रेजेंट है, तो ये दोनों होगा नहीं। अब देखिए इसमें क्या होगा, आस्क डैम, उनसे पूछा, सो दैम। अच्छा, हैड के बाद अगर, ठीक है, हैड के बाद क्या आता है, हैड के बाद V3 आता है, तो ये है सी, सॉ, सीन, V1 V2 V3, है ना। तो साव क्या है, V2 है, और हैड के बाद क्या आता है, V3 आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट सी हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अब ऑप्शन को कैंसिल करके, अब रिमूव करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर हमारा इडियम फ्रेज है, फिर से, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद इसका हिंदी मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल टुगेदर नहीं, फेस टू स्पीड नहीं, इवन तो, ऑल ऑफ सडन, कौन सा होगा, तो
ऑल टुगेदर मतलब के बावजूद में, टुगेदर का मतलब तो साथ साथ, सभी के साथ वाला यहाँ पर फीलिंग आ रहा है, साथ साथ तो नहीं। फेस टू स्पाइट, फेस टू स्पाइट नहीं होगा। और इवन दो होता है के बावजूद के मतलब में, ठीक है। ऑल ऑफ सडन ये भी नहीं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। फिर आ गया हमारा नरेशन, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। तो करते हैं। वरुण सेड, सेड है यहाँ पर पास्ट में, तो हमारा इधर जो है टेंस भी बदलेगा पास्ट की तरह। तो यहाँ पर क्या है, आई विल है, विल बदलेगा किस में, विल बदलेगा वुड में, ठीक है। तो देखते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। तो वरुण सेड डैट, सेड डैट, ठीक है। यहाँ पर आई बदलेगा इसके अनुसार, तो यहाँ पर वरुण है तो यहाँ पर आएगा क्या, ही। तो यहाँ पर दे तो नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, अच्छा मस्ट भी नहीं होगा, ये भी ख़त्म, क्योंकि विल बदलेगा किस में, वुड में। तो वुड यहाँ है और वुड यहाँ है, और वुड के साथ ही और वुड यहीं पर है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी आपका राइट हो गया। समझ रहे हैं। आपको देखिए ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, पूरा कैंसिल। अगर आप पढ़े हुए हैं तो ऑप्शन को इरेज करते जाइए, रिमूव करते जाइएगा, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो मैं कैसे पहुंचा, मैं समझ गया कि वरुण है और आई बदलता है SON, सनी ना याद करते हैं 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए क्या आना चाहिए, यहाँ पर ही आना चाहिए। ही आपका ये इसमें नहीं था, ये गलत, ये नहीं, ये गलत। बी और डी में ऑप्शन था ही का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, वुड, अब पास्ट में बोलेगा विल का वुड क्या होता है, विल का पास्ट होता है वुड, तो वुड में दिखना चाहिए, वुड भी है, लेकिन आई के साथ यहाँ वुड लगे, इसलिए ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो गलत हो गया, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन इरेज करने का से हम आंसर तक जल्दी पहुंचते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन डैश रिवॉर्डेड, एवरीवन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमको चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि रिवॉर्डेड भी वर्ब ही है हमारा। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो एवरीवन सिंगुलर है, तो सिंगुलर कहाँ पर आपको दिख रहा है, वेयर तो प्लुरल होता है, हैव भी प्लुरल होता है, हैव बीन तो हमारा क्या हो जाएगा, हैव बीन, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, आपका कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये क्या है, वाज, ये है आपका सिंगुलर है पास्ट में, लेकिन पास्ट का सिंगुलर है ना, वाज, तो देयर एवरीवन वाज रिवॉर्डेड, वाज हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इडियम फ्रेज फिर से आ गया, एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच क्या होता है, एट अ स्ट्रेच का हिंदी मतलब लगातार, इसका मतलब क्या होता है, लगातार या बिना रुके, ठीक ना। तो देख लेते हैं इसमें से किसका मतलब निकल रहा है, लगातार। एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके, एक समय बिना रुके, तो यही तो लगातार सेंस दे रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, आगे देखना ही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट नॉन फिनाइट वर्ब। देखिए नॉन फिनाइट वर्ब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल में, तो यहाँ मैं सीधा बताते चलता हूँ। नॉन इनफिनाइट वर्ब, ठीक है। तो कौन होगा सेंटेंस, मोस्ट बॉयज़ लाइक प्लेइंग गेम्स, मोस्ट बॉयज़, यहाँ नाउन है, मोस्ट तो होगा नहीं, लाइक प्लेइंग गेम, लाइक प्लेइंग
गेम्स, गेम्स तो हमारा क्या हो गया, नाउन है। और यहाँ पर लाइक हमारा क्या हो गया, वर्ब है, ये भी हमारा नाउन है। तो हमारा ये हो गया प्लेइंग। प्लेइंग हमारा क्या हो सकता है, नाउन के पहले एज अ एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, पार्टिसिपल। तो हमारा प्लेइंग हमारा क्या है, ये नॉन इनफिनाइट वर्ब है, ये हमारा नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर ऑप्शन का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है सुटेबल कोहेसिव डिवाइस से, ये चारों ऑप्शन से। तो आपका क्या है, मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपुल, बहुत सारा जो जानवर है सोते हैं कैसे, लोगों की तरह। पीपल डू, जैसे लोग, जैसे व्यक्ति सोते हैं उस तरह सोना पसंद करते हैं। ठीक है, दे लाई डाउन डैश बर्ड एंड हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। तो क्या हो गया, मतलब क्या निकला कि मोस्ट एनिमल्स लाइक स्लीप लाइक पीपल्स डू, मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो पीपल की तरह सोना पसंद करते हैं। ठीक है, दे लाई डाउन डैश बर्ड एंड हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। लेकिन तो देखिए ये पूरा सेंटेंस पढ़ के हमको एक पता चल रहा है कि ये विरोधाभास वाला वाक्य क्या है, विरोधाभास वाला सेंटेंस है, मतलब कंडीशनल कॉन्ट्राडिक्शन सेंटेंस है। क्या है, कॉन्ट्राडिक्शनल सेंटेंस है, कॉन्ट्राडिक्शनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किससे, इस चारों ऑप्शन में किससे कॉन्ट्राडिक्शनल का भाव आ रहा है। लाइकवाइज नहीं, फॉर एग्जांपल नहीं, हाउएवर ये कॉन्ट्राडिक्शन का भाव देता है हाउएवर से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है। मदर डिड नॉट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर, मतलब माँ के पास दुकान जाने का समय नहीं था, माँ के पास दुकान जाने का समय नहीं था। अब यहाँ पर है देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, कहने का मतलब क्या है कि माँ के पास जो है दुकान जाने का भी समय नहीं था, अतः परिमाण स्वरूप फलस्वरूप क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर में दूध नहीं था, नहीं बचा था। तो माँ के पास भी दुकान जाने का समय नहीं था, और देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, और मिल्क में भी क्या था, रेफ्रिजरेटर में भी मिल्क क्या था, नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, परिमाणता, परिमाणता मतलब नहीं समझे, देखिए मदर डिड नॉट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर, मतलब माँ के पास समय नहीं था दुकान जाने का। ठीक है, तो नहीं था समय तो वो कहाँ जाएगी, रेफ्रिजरेटर में जाएगी खोलने की, रेफ्रिजरेटर चेक कर लेते कि वहाँ दूध है कि नहीं। देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ लेकिन क्या भराएगा, तो हाइवर तो किसके लिए होता है, अभी मैंने बताया ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास के लिए होता है। ऑल्दो कॉन्जिक्वेंटली, कॉन्जिक्वेंटली मतलब होता है परिमाण स्वरूप, परिमाणता, परिमाण स्वरूप बोल सकते हो जिसको। तो ये था, मतलब रेफ्रिजरेटर में दूध नहीं था जिसके परिणाम के माँ के पास भी समय नहीं था स्टोर जाने का परिमाण था, क्योंकि क्या था, रेफ्रिजरेटर में मिल्क नहीं था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। कॉन्जिक्वेंटली का मतलब क्या था, परिमाणता। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, करेक्ट ऑप्शन के साथ देखिए। द स्टूडेंट वेयर प्लेइंग डैश द गार्डन, ये सारा प्रीपोजिशन का सवाल है। तो एट किसके लिए लगता है, एट आपका कोई निश्चित फिक्स छोटे प्लेस के लिए लगता है, ये किसके लगता है, स्मॉल प्लेस के लिखता है, या टाइम के लिए भी लगता है, डेफिनेट प्लेस के लिए लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल प्लेस के लिए लगता है। अंडर तो नहीं होगा, अंडर द गार्डन, अंडर क्या होता है, अंडर होता है हॉरी अंडर, अंडर आपका होता है ना, ये नहीं होता टेबल के नीचे,
टेबल के नीचे, नीचे के भाव में होता है अंडर, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। राउंड, राउंड भी नहीं होगा। इन, इन क्या हो सकता है, द स्टूडेंट वेयर प्लेइंग, मतलब स्टूडेंट कहीं तो खेलेगा। और गार्डन क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। और इन किसके लिए लगता है, बिग प्लेसेस के लिए लगता है, बहुत बड़े जगह के लिए लगता है। तो गार्डन क्या होता है, बड़ा ही तो होता है। तो द स्टूडेंट वेयर प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आपको कंडीशनल सेंटेंस बनाना है इस चारों ऑप्शन में चूज करके। तो इफ़ है, इफ़ हमेशा याद रखना ये केस के लिए होता है, कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ़ होता है। जब इफ़ आ गया तो इधर क्या होगा, इधर आपका वुड बी से भी हम कंडीशनल बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं बनता है, वुड बी से बनता है कंडीशनल सेंटेंस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच टेंस इज एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा टेंस से पता चलता है जनरल ट्रूथ। सिंपल है, किससे पता चलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पता चलता है ना। तो ये तो बहुत आसान था। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गलत। पास्ट परफेक्ट गलत, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गलत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन डी राइट। देखिए आपका 20 क्वेश्चन, 1 से 20 क्वेश्चन आपका पूरा डिटेल वाइज सॉल्यूशन मैंने करवाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड एग्ज़ाम, बिहार डीएलएड 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इंग्लिश का, मैं यहाँ पर जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको मैं वीडियो मुहैया करवाऊँगा। तो आपको अगर पसंद आया वीडियो तो आप यहाँ तक अगर देखते आए हैं तो आप पढ़ना चाहते हैं मतलब इंग्लिश, तो इसी तरह मैं आपको डिटेल वाइज सिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो डलेगा वो आपके पास पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।